ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रूसी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोप के 4 नेटो देशों पर हो सकता है हमला। जर्मनी, एस्टोनिया और नॉर्वे पर हमला संभव। तो यूरोप के 4 नेटो देशों पर हमला हो सकता है। जर्मनी, एस्टोनिया और नॉर्वे पर हमला हो सकता है। रूसी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट में ये दावा हुआ है। तो रूस ने जिस तरह से सबूत दिए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि 65 रडार यूएस मेड स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल M2A2 ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड मैक्सप्रो बख्तरबंद कार्मिक वाहन हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील व्हीकल स्वचालित ट्रैक गन होवित्जर M777 होवित्जर, ये रूस ने सबूत दिए हैं। कुर्स्क में पश्चिम के हथियार, कौन कौन से हथियार वहां पर तैनात किए गए हैं, ये सबूत जो है वो रूस देता हुआ दिख रहा है, जिसमें स्वचालित ट्रैक गन होवित्जर है और भी तमाम हथियार हैं। M777 होवित्जर है। राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे जो सबूत दे रहा है यूरोप के 4 देशों पर हमले को लेकर, जो रूस सबूत दे रहा है यूरोप के 4 नेटो देशों पर हमला हो सकता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और कितनी सच्चाई है इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया ऐसा कोई कदम उठाएगा कि जिससे कि ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणित हो जाए। और अब तक ये 2.5 वर्षों के का लंबा युद्ध जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा गया है, ये यूक्रेन की टेरिटरी पर ही लड़ा गया है। और अब जाहिर है कि यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी के ऊपर भी हमले किए हैं, लेकिन अभी तक रशिया ने नेटो के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया है, और न तो नेटो और अमेरिका ने रशिया के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला किया है। क्योंकि यदि ये जो दोनों महाशक्तियां हैं जो कि अभी परोक्ष रूप से ये लड़ रही हैं, लेकिन जिस दिन ये प्रत्यक्ष रूप से लड़ना शुरू कर देंगी, जिस दिन ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट हमले शुरू कर देंगी, उस दिन आप मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और तीसरा जो विश्व युद्ध है वो एक न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कभी भी क्रॉस हो सकता है, नाभिकीय युद्ध में ये परिणित हो सकता है। और जाहिर है कि इसका जो परिणाम होगा वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट कहते हैं, वो सिचुएशन पैदा करेगा। और जो कि न तो रशिया उसमें जाना चाहेगा, न तो अमेरिका और नेटो ही उसमें जाना चाहेंगे। आज तक आप देख लीजिए तो ये 2.5 वर्षों के युद्ध में रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर एक गोली तक नहीं चलाई है, और अमेरिका और नेटो ने रशिया की टेरिटरी पर कोई गोली नहीं चलाई है। ये जो सारा युद्ध है ये इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन के कंधों पर रख करके ये अमेरिका और नेटो लड़ रहे हैं। और ये यही वर्तमान समय में ऐसा दिखाई देता है कि यद्यपि कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अपने एग्रेशन को बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन रशिया अपने इस किसी तरीके के रिस्पांस में नेटो पर डायरेक्ट हमला करने से बचेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और जिसमें कि रशिया नहीं जाना चाहेगा। चलिए ठीक है संजीव जी, आप हमारे साथ रहिएगा। राजन जी, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन से किया हमला। कुर्स्क क्षेत्र में 74 बस्तियों पर नियंत्रण यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी संख्या में रूसी युद्धबंदी पकड़े गए हैं, यूक्रेन ने ये कहा है। अभियान में बड़ी संख्या में रूसी युद्धबंदी पकड़े गए। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सीमा में घुसकर हमला किया है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है यूक्रेन वासी। ये 70 किलोमीटर अंदर रूस में घुसना और लगभग कुर्स्क की तमाम बस्तियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। कुर्स्क क्षेत्र में 74 बस्तियों में कब्जे की बात जो है वो यूक्रेन कह रहा है। तो कुर्स्क विजय के पुतिन मोर्चे को जरा ये समझिए आप। रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में हथियार भेजे गए। खार्किव सूमी में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन, संभावित रूसी फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के साथ तैयार। कभी भी कीव पर हो सकते हैं हवाई हमले। हालांकि
पुतिन लगातार कीव पर हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुर्स्क में जो मौजूदगी हो गई है यूक्रेनी सेना की, वो किस तरफ इशारा कर रही है। राजन जामवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ पहले हमने देखा यूक्रेन के तमाम इलाकों में रूस की तरफ से कब्जा किया गया और अब कुर्स्क में यूक्रेन ने कब्जा किया है, और दूसरी तरफ कीव पर हमले की बात कही जा रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो लगातार हमले कीव पर रूस कर रहा है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या यही तरीका है अब युद्ध की समाप्ति हो, या दोनों देशों के बीच बातों को लेकर, तमाम शर्तों को लेकर जो है वो मीडिएटर की भूमिका निभाई जाए और इस मामले को शांत किया जाए? देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है, जब भी जंग होती है, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। जो भी आपको बताया जाता है, लिखा जाता है, 90% डिसइंफॉर्मेशन होता है। किसी ना किसी ने, या यूक्रेन की तरफ से, या रशिया की तरफ से, या अमेरिका की तरफ से, या और किसी यूरोपियन, मतलब किसी ना किसी पार्टी ने वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। हर चीज़ में कितनी सच्चाई है बहुत कम पता लगता है। जो हम रिपोर्टर्स देखते हैं जाके ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, वो ग्राउंड से बहुत दूर होता है, जनरली 8-10 किलोमीटर दूर कहीं पे वो 1-2 फोटो दिखा देते हैं। इट नथिंग इज क्लोज टू ट्रूथ। तो ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। अभी जो बोल रहे हैं कि यूक्रेन ने रशिया के भी इतने इलाके पे कब्जा कर लिया, कितने इलाके पे, एक लिमिटेड ऑफेंस हो सकता है, कुछ गांवों पे कब्जा किया हो सकता है, कब्जा कर भी लिया हो, बट ओवरऑल रशियन मिलिट्री पावर मच सुपीरियर है। रशिया अभी भी अपना फुल पोटेंशियल इस जंग में नहीं लाया है, जिसको फुल पोटेंशियल बोलते हैं, कि मतलब द नेशनल पोटेंशियल, वो इस जंग में नहीं लाया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन एक उधार की लड़ाई लड़ रहा है। ना उसके हथियार अपने हैं, ना उसकी मतलब पैसे अपने हैं। वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यूएस की तरफ से। एक्चुअली वो यूएस की तरफ से भी नहीं लड़ रहा, वो एक यूएस डीप स्टेट की तरफ से लड़ रहा है। मतलब अगर हम बोले, खासकर वेस्ट में ही, अमेरिका और यूरोप, इनको इनकी गवर्नमेंट्स नहीं चलाती हैं, इनकी डीप स्टेट चलाती हैं, जिनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। 3 चीजें हैं जो सबसे बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिनमें फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी और आर्मामेंट इंडस्ट्री। ना आर्मामेंट इंडस्ट्री को लीजिए, तो आर्मामेंट इंडस्ट्री को बेचने के लिए युद्ध की जरूरत होती है। बिकॉज आपने कोई हथियार बनाया है, वो जब तक उसकी एफिकेसी लड़ाई के मैदान में साबित नहीं होगी, कोई उसको क्यों खरीदेगा। तो उनको लड़ाई के मैदान में बड़े पैसे खर्च करके ये लड़ाई के मैदान पैदा करते हैं। मिडिल ईस्ट को इन्होंने पिछले 15-20 साल से आग लगा के रखी है, अलग अलग टाइप के लोगों के। आफ्टर ऑल अगर आप देखिए ना, कि वो कहते हैं इतने टेररिस्ट हैं, अरे भाई इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? इनके पास फैक्ट्री है कोई हथियारों की? उनके पास कोई फैक्ट्रियों की, हथियारों की फैक्ट्री नहीं है। ये कहीं से खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, और खरीदने के लिए पैसा कौन दे रहा है इनको? सो एंड ऑफ द डे ये सारा डीप स्टेट्स का गेम है, बेसिकली एक किस्म की फ्री एडवर्टीजमेंट है। अपनी गवर्नमेंट का पैसा खर्च करा के अपने हथियारों को ही टेस्ट करा रहे हैं, जिससे उनके हथियार और बिके करके। तो रशिया भी इस गेम को समझ गया है। नाउ देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये जो जर्मनी इनकी सबकी बातें आ रही, इन पे हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज अ डेलिब्रेट इंफॉर्मेशन लीक्ड आउट कि भी ये डिप्लॉयमेंट हो गया है, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। हम, क्योंकि ये कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट हुई है, हम कन्वेंशनली इसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। बेसिकली टू डिसुएड देम कि भैया इनको हटा लो वहां से, नहीं तो हम भी राशन पानी लेके चढ़ सकते हैं। और तुम्हें पता है, हम यूक्रेन के सिवाय और भी हमारे पास स्पेयर ताकत है, और जो हम इनको एड्रेस कर सकते हैं। हमारी पूरे एयर एसेट अभी तक यूज नहीं हुए, हमारे मिसाइल एसेट यूज नहीं हुए हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जर्मनी, एस्टोनिया, नॉर्वे, इनमें से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि अगर नाटो डायरेक्ट इनकी सपोर्ट में ना आए तो ये रशियन ऑनस्लॉट को झेल भी सकते हैं।
और रशिया को भी पता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। तो इस सारे कंफ्यूजन में रशिया इतना बेवकूफ नहीं है कि इट विल गेट इनटू ए न्यूक्लियर वॉर। तो जो हमसे पहले बोल रहे थे, मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो ये न्यूक्लियर वॉर होगी। पर देखिए एंड अदर डे सबको रिस्क पता है, ठीक है, और कोई भी उस तरफ नहीं जाना चाहता। ठीक है राजन जामवाल जी, आप तो हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया